नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी के 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरे का आज दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने आज सऊदी अरब में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। आज भी विश्व में कहीं से भी खबर आती है, एकाध परिवार की भी आ जाती है, तो हमारा विदेश विभाग, हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी, उनकी पूरी टीम तत्काल उसको प्राथमिकता देते हुए, यानी किसी देश के साथ संबंधों के लिए जितनी ताकत लगाते हैं, उससे ज्यादा ताकत एक नागरिक अगर दुनिया के किसी कोने पर संकट में हो तो उसके लिए भारत सरकार लगाती है। और इसके लिए ये मदद पोर्टल जो बनाया है, उसी प्रकार से एक दूसरी व्यवस्था की है ई माइग्रेट। ई माइग्रेट व्यवस्था के कारण जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और दोनों के द्वारा व्यवस्था के कोऑर्डिनेशन, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत आसान हुआ और उसके कारण कहीं पर कोई चीटिंग होने की संभावना कम है, किसी गलत लोगों के हाथ में, दलालों के हाथ में फंस जाने की संभावना कम है। तो उस दिशा में भी एक प्रयास किया गया। आने वाले दिनों में एक तो इमिग्रेंट को रेगुलराइज करने के लिए एक यहीं पर खास हम प्रयास करने वाले हैं, रियाद में और जेदा में। यूपी के बिजनौर में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के बिजनौर में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एनआईए के डीसीपी तंजील अहमद बीती रात एक पारिवारिक समारोह से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बीती रात अपनी भांजी की शादी से घर लौटते वक्त रास्ते में करीब 1 बजे घर पहुंचने से पहले एक पुलिया पर ओवरटेक करके बाइक सवार बदमाशों ने डीएसपी को गोली मार दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई है। कुल 21 गोलियां बॉडी में लगी है, जिसमें डीएसपी ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी फरजाना बुरी तरह से घायल हो गई। सूत्रों के मुताबिक तंजील अहमद की पत्नी को 3 गोलियां लगी है। हमले में तंजील की पत्नी बुरी तरह से घायल हुई है, जिनका इलाज नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा है। मौका वारदात पर मौजूद डीएसपी तंजील अहमद के दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। मामले की खबर मिलते ही लखनऊ डीआईजी, एनआईए और एटीएस की टीम बिजनौर पहुंच गई है। डीएसपी की हत्या के पीछे गहरी साजिश की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियों को इस घटना में सोची समझी साजिश नजर आ रही है, जिसकी जांच में एटीएस, एनआईए और एटीएस की टीमें जांच में जुट गई है। तंजील अहमद एनआईए के ऑपरेशन की कोर टीम का हिस्सा थे। वो सभी बड़े आतंकवादी वारदातों की जांच में शामिल रहे हैं, जिसमें पठानकोट का हमला भी शामिल है। पाकिस्तान से आईजेआईटी की टीम के साथ बातचीत के दौरान 5 दिन तक कोर टीम के साथ मौजूद थे। तंजील अहमद के पास पठानकोट के अलावा भारत में आईएस आतंकी संगठन के मॉडल की जांच, पश्चिम बंगाल में वर्धमान में हुए आतंकी हमले की जांच और आतंकियों के लिए जाली नोटों की जांच से जुड़े थे। बिजनौर से आनंद अग्रवाल की रिपोर्ट। आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी के राष्ट्रीय गान और तिरंगा बदलने वाले बयान पर विवाद होने के बाद अब आरएसएस ने सफाई दी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के राष्ट्रीय गान और तिरंगा बदलने वाले बयान पर विवाद होने के बाद अब आरएसएस ने सफाई दी है। आरएसएस ने कहा है कि भैयाजी ने कभी भी राष्ट्रीय गान और तिरंगे को बदलने की बात नहीं कही है। आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा, भैयाजी जोशी राज्य शक्ति और राष्ट्र के बीच अंतर पर चर्चा कर रहे थे। कहीं भी उन्होंने राष्ट्रगान या राष्ट्र ध्वज को बदलने की बात नहीं कही। वैद्य के अनुसार जोशी ने कहा था 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को राज्य के ध्वज के तौर पर स्वीकार किया और बाद में यह भारत के गणतंत्र में बरकरार रखा गया। यह अनिवार्य है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतीक का सम्मान करे। वहीं इस मामले पर भैयाजी जोशी ने भी सफाई देते हुए कहा कि अति प्राचीन काल से भारत के लोग केसरिया ध्वज का आदर प्राचीन संस्कृति के प्रतीक के तौर पर करते आ रहे हैं। हम दोनों ध्वजों का सम्मान करते हैं, दोनों ही हमारे लिए समान रूप से वंदनीय है। आपको बता दें कि आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने मुंबई में दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट में भाषण के दौरान विवादित बयान दे दिया था। भैयाजी ने कहा था कि जनगण मन से वह भाव पैदा नहीं होता जो वंदे मातरम से पैदा होता है। जनगण मन भारत में बना, हमें जनगण मन को सम्मान देना चाहिए। भैयाजी जोशी ने कहा कि भाइयों जैसे रहने के लिए भारत माता की जय बोलना जरूरी है। जो भारत को भोग भूमि मानते हैं वो भारत माता की जय नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना यह गलत नहीं है, तिरंगा बाद में बना। आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है,
हिंदू राष्ट्र घोषित करने का इस देश को, भगवा को अपना झंडा बनाने का, तिरंगा को जो वो नहीं मानते हैं, वही बात भैया जी जोशी ने कही है। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार का हिडन एजेंडा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता में फ्लाईओवर हादसे वाली जगह का मुआयना किया और उसके बाद हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता में फ्लाईओवर हादसे वाली जगह का मुआयना किया और उसके बाद हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। राहुल ने ममता बनर्जी से पूछा कि बंगाल आपका क्यों भरोसा करे, अब आप कह रही हो पुल गिर गया तो कार्रवाई होगी, 5 साल जब वो पुल नहीं बना तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने कुल्टी और वर्धमान में जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि ममता कांग्रेस के सहयोग से ही सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में वादे तोड़ने शुरू कर दिए। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी की तर्ज पर ममता चाहती है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का राज हो। लोग मरते हैं, नुकसान किसको होता है? नुकसान टीएमसी के लोगों को नहीं हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जिनसे मैं अस्पताल में जाके मिला। नरेंद्र मोदी जी देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक नेता रहे और वो हो नरेंद्र मोदी। देश में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बंगाल में वो ममता जी कर रही है। वो भी चाहती है कि सिर्फ एक व्यक्ति का राज हो। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र के अमीरगंज बोर्ड में रहने वाले भिखारी के बेटे रजनीश तिवारी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इनके नाम से चल रही थी एसके मिनरल नाम की एक फर्जी कंपनी। मध्य प्रदेश कटनी में माधवनगर थाना क्षेत्र के अमीरगंज बोर्ड में रहने वाले भिखारी के बेटे रजनीश तिवारी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, इसके काम पर ही चल रही थी एसके मिनरल के नाम की फर्जी कंपनी। इसी एसके मिनरल कंपनी के नाम से एक्सिस बैंक कटनी में खाता संचालित होता था और लाखों का टर्नओवर होता था। हाल ही में 21 मार्च को 70 गाड़ियों में आए आयकर विभाग की टीम ने घंटा घर में कोयला व्यवसायी सतीश सारावगी और उनके भाई शरद सारावगी, मनीष सारावगी के निवास पर छापा मारा कि जिसके हवाले पर कारोबार उजागर हुआ था। इसी कार्रवाई के चलते आयकर विभाग ने रजनीश तिवारी को 2009 और 10 में असाइनमेंट में कर निर्धारण के पश्चात करोड़ों की वसूली के लिए जारी किया था। नोटिस आयकर विभाग ने रजनीश तिवारी को नोटिस तो दिया, पर जिसके खाते में हवाले के जरिए पैसा गया उनको नहीं पकड़ रही है। सेल टैक्स विभाग की कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में है। अब इस एसके मिनरल के नाम पर जब करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ तो स्वाभाविक है कि सेल टैक्स भी बाकी होगा और सेल टैक्स विभाग ने कहीं नहीं की कार्यवाही। रजनीश तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि एसके मिनरल कंपनी मेरी नहीं है, मेरे नाम से कौन चला रहा है वो भी मैं नहीं जानता। रजनीश तिवारी और उसके पिता जिस घर में रहते हैं उससे मालूम पड़ता है कि इस परिवार की माली हालत कैसी है। आयकर का नोटिस देखकर गोविंद प्रसाद तिवारी भिखारी का परिवार परेशान है। क्या आपका आयकर का क्या विवाद फंसा है? मेरा इनसे कोई विवाद नहीं है, कोई मेरे से मतलब है। एसके मिनरल फर्म किसकी है? मुझे नहीं मालूम। तो ये आपको जो पूरा चल रहा है 10 करोड़ के नोटिस देने का, जी जी, तो ये माजरा क्या है? मुझे कोई जानकारी नहीं इस विषय में। आप क्या करते हैं? मैं करता हूँ मजदूरी में लाइट का काम। अच्छा, तो ये जो फर्म बनी है एसके मिनरल, आपका नाम आ रहा है, जी जी, तो जब आपकी फर्म नहीं है तो ये फिर आपका नाम कैसे आ गया? मुझे कुछ जानकारी नहीं। ये मुझे अभी 1 हफ्ता पहले मेरे पास ये आए थे फोन इनका अमेरिका ने पिताजी को नंबर दे गए रहे। इनका फोन आया था? ये कोई अजय करके है। अच्छा। तो घर में नंबर दे गए रहे। अच्छा। जौनपुर से आए थे बता रहे हैं। हाँ। तो मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने मेरे से बोले काम तो आयकर विभाग आ जाओ। अच्छा। मतलब कहाँ पास है? बोले झिंझरी में कलेक्टर के सामने पूछ लेना, कोई भी बता देगा। अच्छा। जब मैं यहाँ गया तो मुझे यहाँ पे इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है। इनके पास गया मैंने तो इन्होंने बोले काम को 10 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। इनका स्टेटमेंट लेके तुम्हारा ले लेते हैं। जब मैं इनके पास गया हूँ तो ये मेरे से पूछे भाई इसके मिनट की किसकी है? मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपके नाम पे कोई पैन कार्ड इशू हुआ है? कोई पैन कार्ड नहीं मेरा। तो ये इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई है। जी जी। आप एसके मिनरल के नाम से काम करते हैं। जी। तो फिर कौन आदमी आपके नाम से काम कर रहा है? मुझे वही कुछ जानकारी नहीं है। मैं तो खुद जानकारी कर रहा हूँ कौन ऐसे व्यक्ति जो मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपके नाम का कोई फर्जी आदमी काम कर रहा है? जी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि फर्जी हो। जब मेरा नाम आ रहा, सब कुछ मेरा एड्रेस सब कुछ है। हाँ। और मेरा घर भी सब कुछ देख चुका। मेरा घर किस प्रकार, कितने करोड़ का मेरा घर है, कितने करोड़ का मैं हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं कोई आपके पीछे हो?
जो आपके पीछे काम कर रहा है? कर सकते हैं। और बाकी तो मैं जानता नहीं हूँ कौन है। अब मनीष शराबी का नाम लिए, इनको मैं कभी जिंदगी जीवन कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, नरेंद्र पोद्दार से कभी मेरी मुलाकात हुई जिंदगी जीवन। अब इनका नाम ले रहे, कभी मैं बात नहीं किया इनसे, कभी मुलाकात हुई। क्या कभी आप इनके कर्मचारी रहे क्या? कभी नहीं रहा इनके यहाँ में। अभी वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं? वर्तमान में मैं कर रहा हूँ लाइट का काम। जैसे कोई ठेकेदार बुला लिया, ये खराब वो खराब, फिटिंग करने इनकी चला जाता मजदूरी में। और जब कोई काम नहीं रहता, भैया का काम रहता, जिनके यहाँ मैं रहता हूँ इनका काम करता हूँ। ये आपको नोटिस मिला तो इसके बाद आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। तो आप ऐसे में तो आयकर विभाग आपको अंदर भेज देगा तब? तो मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मैं गरीब आदमी किसके पास जाऊँ? आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं करी? मेरे नाम का कोई फर्जी उपयोग कर रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हूँ जी। पूरा नाम आपका? रजनीश तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? अमीरगंज। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। तहजील अहमद का शव मुरादाबाद लाया गया, जहां उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। बिजनौर में हुए एनआईए के डीएसपी की हत्या के बाद तंजील अहमद का शव मुरादाबाद लाया गया, जहां उनके शव का पोस्टमार्टम चल रहा था। इससे पहले उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तंजील अहमद अपने परिवार के साथ देर रात एक शादी समारोह से कार से घर लौट रहे थे, तभी मुरादाबाद बिजनौर बॉर्डर पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां तंजील को लगी और 4 गोलियां उनकी पत्नी फरजाना को लगी। तंजील की मौत हो चुकी थी और गंभीर घायल फरजाना को हायर सेंटर भेज दिया गया। घटना के बाद एनआईए और एटीएस की टीम मुरादाबाद पहुंची। करामत अली। क्या हुआ है पूरी बात? परसों रात शादी, परसों आए थे दिल्ली से शादी के लिए। शादी में गए थे सिवाना, हमारी भांजी की शादी थी। वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते में जो है घर के बिल्कुल करीब आ गए थे। वहीं से 2 बाइक सवार आए सामने से, उन्होंने उनको जो है अमन गोलियाँ चला दी। बच्चे उनके साथ मौजूद थे गाड़ी में। 4 गोली उनकी बीवी को भी लगी हैं, बाकी तकरीबन 26 गोलियाँ इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पे ही मौत हो गई। तो बाकी इनकी मिसेज का क्या हाल है? मिसेज अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। फोर्टिस नोएडा? जी, फोर्टिस नोएडा सेक्टर 62। किसी का शक आप? शक तो किसी पे नहीं कर सकते, थोड़े से दुश्मनी नहीं थी। जी, ये अभी तो ये जो पठानकोट का चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें साथ में थे पठानकोट, एनआईए की टीम में साथ थे। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों का ध्यान रखना सरकार और समाज का दायित्व है। राज्यपाल राम नाईक ने आज जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निर्देशालय एवं डॉक्टर के.एल. गर्ग मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नारी शिक्षा निकेतन केसरबाग के प्रेक्षागृह में शहीद सैनिक सम्मान एवं पुनर्मिलन समारोह में कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों का ध्यान रखना सरकार और समाज का दायित्व है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक देश की सीमा पर और आतंकवाद के विरुद्ध दिन में 24 घंटे से लेकर साल के 365 दिन पूरी जागरूकता के साथ विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। देश की सेवा तन मन और धन से करे तो देश का गौरव भी बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनके परिजनों को दी जाने वाली पेंशन और सैनिकों को मिलने वाले वीरता पुरस्कार की श्रेणी में आने वाले सभी पुरस्कारों की अनुदान राशि 30% बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दीनानगर और पठानकोट के बाद हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से गुरदासपुर के बेंत इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आम के बाग में कुछ हथियारबंद लोगों के देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली। बीती देर रात गुरदासपुर पठानकोट हाईवे पर स्थित बेंत इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गांव कोजेपुर में रहने वाले पूर्व सैनिक तस्वीर कुमार ने कुछ हथियारबंद लोगों को कॉलेज के पास आमों के बाग में जाते हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो कि अभी तक जारी है। इस सूचना में कितनी सच्चाई है उसके बारे में तो पता नहीं, पर पुलिस किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। पुलिस बड़ी बारीकी से छानबीन कर रही है। इस पिंड दा खोजेपुर पिंड दा तस्वीर कुमार है, एक साबका फौजी।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਚ ਚੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਰਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਚਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਸਰ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ? ਉਹ ਤੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ 6-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਕਾਲਜ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ? ਬੇਅੰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ भी सर्च की गई। गुरदासपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज के युग में जहां आए दिन बढ़ रहे लालच के कारण रिश्तों का कत्ल होता आ रहा है, तो वहीं फरीदकोट के गांव बलहल का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पैसों की लालच में सगे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। आज के एक युग में यहाँ आए दिन लोगों में बढ़ रहे लालच के कारण रिश्तों का कत्ल होता आ रहा है। वहीं ऐसा ही एक मामला फरीदकोट के गांव बहबल का है, जहां एक भाई की तरफ से अपने ही सगे भाई को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राम सिंह का अपने भाई के साथ करीब 2 एकड़ जमीन का विवाद चलता आ रहा था, जिसका उसके सगे भाई की तरफ से अपने साथियों के साथ मिलकर फावड़े और तेज धार हथियारों के साथ बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भेज दिया है। इस मौके पर मृतक राम सिंह के रिश्तेदार अजय सिंह ने कहा कि राम सिंह घर आ रहा था, रास्ते में उसके बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया और उनका जमीन को लेकर पहले से ही झगड़ा चल रहा था। इस मौके पर मामले की जांच कर रहे थाना बरगाड़ी के इंचार्ज सुदर्शन सिंह ने बताया कि मृतक राम सिंह का उसके बड़े भाई जगराज सिंह के साथ जमीनी विवाद चल रहा था और जिसके चलते जगराज सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर राम सिंह का कत्ल कर दिया। मेरा नाम जी जय सिंह। की गल हुई है जी असल? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਖੇਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੌਣੇ 7:15 ਵਜੇ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਕੀ ਆ ਛੱਪੜ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਉਦੋਂ ਸਹਿਕਦਾ ਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਰਾਜ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। हाँ जी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? हाँ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ। ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਲਾਸ਼ ਦਾ पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उस तो बाद अगली कार्रवाई अमल में चलेगी। फरीदकोट से जगतार दोसंज की रिपोर्ट। मोगा में समाज सेवा सोसाइटी की ओर से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में माहिर डॉक्टर द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जन्मदाता इटली के डॉक्टर काउटसिस मेटी की 120वीं बरसी पर पंजाब के मोगा में उनकी याद को लेकर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से
इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माहिर डॉक्टरों द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने किया, जिसमें पंजाब के 8 जिले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माहिर डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने करीब 1200 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया और मरीजों को मुफ्त दवाई दी। जिक्र योग्य यह है कि हर रोज एलोपैथिक के कैंप कई सामाजिक संस्थाएं और सरकार भी लगवा रही है, लेकिन पंजाब के मालवा में सबसे सस्ते में इलाज करवाने का इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का यह पहला कैंप है, जहां मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 108 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।